गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दर्शन, गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग आयशानी। यस बेटा, 20 मिनट का abnormal लॉस हो गया। काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था जूम पे लॉगिन करने का। आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू, हो नहीं रहा था। ओके, सब लोग जल्दी ज्वाइन कर ले तो हम लोग शुरू करें। ऑलरेडी आज काफ़ी लॉस हो गया है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो मैं शुरू कर रहा हूं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आई स्टार्ट। वैसे भी ये लेक्चर्स यूट्यूब पे तो रहेंगे ही, तो जिन लोगों ने भी मिस किया वो लोग बैकअप देख पाएंगे। सो मैं शुरू कर दे रहा हूं अभी, ठीक है। चलो, सो बेटा कल हम लोगों ने शुरू किया था कंपनी अकाउंट्स, करेक्ट। तो कंपनी अकाउंट्स में मैंने कल जो आपको बताया था वो बेसिक्स ही था। हम लोगों ने एक इनिशियल बेसिक थ्योरी देखा था, ठीक है। हमने ये देखा था शेयर क्या होता है एंड ऑल। आज हम लोग बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं विद द अकाउंटिंग पार्ट, द मेन अकाउंटिंग पार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो बेसिक्स बातें देखे थे, ये बेसिक्स भले ही थ्योरी थे, ठीक है, लेकिन काम के थे। मतलब इसमें थ्योरी क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है मेनली थ्योरेटिकल है, उसमें से मेनली थियरी क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे इग्नोर किया जाए, उसको भी ध्यान से देखना एक बार जरूरी है। और हाँ, मैंने उसमें एक एरिया अभी भी पेंडिंग छोड़ा है, वो मैंने अभी तक बताया नहीं है, दैट इज प्योर थियरी, इसलिए मैंने वो अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर फिनिशिंग इट ऑफ वी विल हैव अ क्विक लुक एट इट, ओके। कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ये कंपनी क्या होता है, वो सब है वहां पे, तो विल कम बैक टू इट, ठीक है। तो कल हम लोगों ने काफी थियरी झेल लिया, तो आज बारी आती है प्रैक्टिकल्स करने की, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग अभी पहले तो अकाउंटिंग देखेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे पास किया जाता है, क्या किया जाता है इन डिफरेंट स्टेजेस। लेकिन हम लोग जो चीज अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। नाउ दोस्तों, जब मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं तो प्लीज नोट कि यहां पर हम दोनों तरह के शेयर्स का अकाउंटिंग देखने वाले हैं। यानी इफ इट इज इक्विटी शेयर्स तो कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, एंड इफ इट इज प्रेफरेंस शेयर्स तो कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। बेटा बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है,
देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न. ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, इश्यू करते वक्त द एंट्री रिमेन्स द सेम, बस नाम बदल जाएगा. ठीक है, जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो सीधी सी बात है, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल नाम दूंगा, और मैं जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम दूंगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सिर्फ नाम में फर्क है, बाकी एंट्री वाइज कॉन्सेप्ट वाइज इट इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, दो इट इज नॉट कवर्ड इन फुल डिटेल, लेकिन आगे चल के आप लोग एक चीज देखोगे कि एज फार एज द प्रेफरेंस शेयर्स इज कंसर्न, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम भी होते हैं. करेक्ट. इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये टिल द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हमारे पास रह जाता है. ठीक है, हम उसे रिडीम नहीं करते. लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर्स लाइफ टाइम के लिए नहीं रखे जाते. 10 साल, 15 साल, 5 साल, समथिंग लाइक दैट. So for a certain period, the preference shares are issued, and after that, these are redeemed. ठीक है, चलो. वैसे एक बात है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम लोग देखने जाए तो आपको ज्यादातर इक्विटी शेयर्स ही दिखाई देंगे, और उसके अलावा आपको डिबेंचर्स दिखाई देंगे. देखो, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इज समवेयर बिटवीन देम. ठीक है, सो पीपल ईदर इशू इक्विटी शेयर्स और इशू डिबेंचर्स सीधा. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स जनरली स्पीकिंग प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता, बट दैट डजंट मीन कि हम लोगों को उसका अकाउंटिंग एंट्री पढ़ना ही नहीं है. अगर कभी कभार कोई क्लाइंट आ गया जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स दिख गया तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं. ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, तो एक बार उसको भी देखना जरूरी है. ठीक है, चलो भाई आराम से लेट्स बिगिन वन बाय वन. तो हमारा ये जो शेयर इश्यू का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, सबसे पहली बात. ठीक है, so I'm discussing the share issue process with all of you. Now basically अगर देखने जाओ तो ये लॉ का काम है ना. कंपनीज एक्ट रेफर करोगे तो आपको ये प्रोसेस पूरा वहां पर नजर आ जाएगा. तो सर हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमको लॉ से क्या लेने देना. बिल्कुल, हम लोग लॉ के बारे में उतना गहराई में नहीं जाने वाले. वी वोंट बी एकदम मगिंग अप द लॉ एंड ऑल, वो सब नहीं देखने वाले. लेकिन हाँ, अकाउंटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा तो लॉ मालूम होना जरूरी है ना, तो वही चीज देख रहे हैं कैसे ये रूटीन प्रोसेस आगे बढ़ता है. देखो आप लोग सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे बेटा इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है ये मैं आपको आगे चल के एक बार फिर से आ जाऊंगा. यही थ्योरी मैंने छोड़ा हुआ है, ये आगे चल के हम लोग बिल्कुल आएंगे, देखेंगे हम लोग. अभी फिलहाल इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, भूल जाओ, दोनों एक ही है. अभी फिलहाल शेयर्स. ठीक है, अभी फिलहाल शेयर्स है. हम लोग पहले अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सेम है. ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या, प्रेफरेंस का मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या, ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे. ठीक है, वापस आ जाएंगे, मतलब दैट इज द बोरिंग पार्ट. वो बोरिंग पार्ट पे बाद में आ जाएंगे, पहले इंटरेस्टिंग पार्ट को देख लेते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. अभी सो द पॉइंट इज कि मैं जब प्रोसेस की बात कर रहा हूं, जो हमारा टिपिकल प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो पॉइंट इज कि जैसे आज आपको मान लो कोई एक कॉलेज में ही एडमिशन लेना है सपोज. ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप जब उस कॉलेज को अप्रोच करते हो तो कॉलेज की तरफ से आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, एक बुकलेट टाइप कुछ तो भी दिया जाता है, जहां तक मैं समझता हूं उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस, है ना. वो जो प्रोस्पेक्टस हम हाथ में लेके आते हैं उसमें हमें कॉलेज का पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहता है. ये कॉलेज क्या है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, फिर पास्ट रिजल्ट्स, है ना. आजकल सिर्फ कॉलेज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, एकेडमीज में भी आपको इस तरह के प्रोस्पेक्टस मिलेंगे. और साथ ही साथ उस प्रोस्पेक्टस में लगा होता है एक फॉर्म, बराबर होता है ना ऐसा. तो अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस फॉर्म को निकाल के उसे फिलअप करके यू सबमिटेड टू द कॉलेज. तो जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया. ऐसा होता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं, है ना. आपने फॉर्म सबमिट किया तो अब कॉलेज अथॉरिटीज उसको स्टडी करेंगे, एक बार देखेंगे. कॉलेज अथॉरिटीज विल स्टडी कि यार ये सारे क्राइटेरियाज पूरा कर रहा है कि नहीं, फीस भरा है कि नहीं, और उसके बाद दे विल एडमिट यू इनटू द कॉलेज. ऐसा ही कुछ होता है मेरे ख्याल से, है ना. सो दोस्तों, हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही होता है. मतलब सबसे पहले कंपनी इश्यूज या रिलीजेस, रादर मैं कहूंगा रिलीजेस something called as a
प्रोस्पेक्टस। ओके, सबसे पहले रिलीज किया जाता है प्रोस्पेक्टस। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करता है। सो अगर आप एक कोई कंपनी, रिलायंस है, इन्फोसिस है, ऐसा कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर आप एक्वायर करना चाहते हो अंडर एन आईपीओ, ठीक है, अंडर एन आईपीओ, देन इन दैट केस आप सबसे पहले जो आपके हाथ में आता है दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। अब उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी के इंफॉर्मेशन होंगे, डिटेल्स होंगे, ठीक है, कंपनी के बारे में सब डिटेल बताए जाएंगे, कंपनी किस बारे में है, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और साथ ही साथ उस प्रोस्पेक्टस में लगा होगा एक फॉर्म, ठीक है। आपको अगर शेयर्स में खरीदना वर्ड मुझे यूज करना सही नहीं लगता, हम लोग अक्सर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, दैट्स द प्रॉपर वर्ड। खरीदना बोलना सही नहीं होगा। यू आर नॉट बाइंग एनी प्रोडक्ट, यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, ठीक है। तो ये हो जाता है, आपके भी बोलने में कई बार आ जाएगा, शायद मेरे भी बोलने में कई बार आ जाएगा कि शेयर्स बेचा, शेयर्स खरीदा, समथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली स्पीकिंग ये टर्मिनोलॉजी यूज करना गलत है, ठीक है। यहां पर हो रहा है इन्वेस्टमेंट, एक बंदा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो परचेस सेल वर्ड यूज करने की जगह बेहतर ये होगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करें, ठीक है। कभी कभार गलती से मैं शायद परचेस सेल बोल दूं, कभी कभार शायद आप भी गलती से परचेस सेल बोल दे, लेकिन उसको फिलहाल इग्नोर करते हुए चलते हैं। ध्यान में रखना, इट इज बेटर टू यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट। चलो लौट आते हैं। तो दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म लगा होगा कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स, तो आपको उस फॉर्म को भरना होगा, साथ ही साथ पैसे भरने होंगे, सीधी सी बात है, और उसके साथ साथ आपको वहां पर लिखना होगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको चाहिए, वगैरह 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 डिटेल्स, ठीक है। ओके, प्रोस्पेक्टस में कुछ और भी डिटेल्स दिए रहेंगे, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सुना है कभी इसके बारे में? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आप लॉ पढ़ोगे आपको ये सब चीजें नजर आ जाएंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, कभी भी आपको एक कंपनी क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप ये कैपिटल इशू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जरा बताओ मुझे। आपको पैसे चाहिए ना भैया, बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए, है ना। तो अगर ये बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो कितना पैसा चाहिए? कहना ऐसे कि इसका कहीं ना कहीं आपने कोई कैलकुलेशन किया होगा। सो आपने सोचा होगा कि कंपनी शुरू करने से पहले से ही हमारे कुछ खर्चे शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से बनता है ना। कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, जन्म कैसे लेता है कंपनी? बाय इनकॉर्पोरेशन, बराबर। तो ये इनकॉर्पोरेशन के बिना खर्चे के हो जाएगा? नहीं ना, कुछ तो पैसे लगेंगे, बराबर। यस, तो कंपनी के जन्म होने से पहले से ही कुछ खर्चे शुरू हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये जो खर्चे होते हैं इनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब जरा सोच के बताना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसके जेब से जाते हैं? जनरली स्पीकिंग कैन आई से द प्रोमोटर्स, उनकी जेब से ये पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये उनके पर्सनल एक्सपेंस तो है नहीं, ये तो कंपनी के लिए खर्चे हैं। तो वो लोग उस खर्चे को फिलहाल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम से रिकॉर्ड करके रख देते हैं। कैसे रखते हैं जरा ध्यान से देखना। इन द बुक्स ऑफ कंपनी दे विल पास अ जर्नल एंट्री। व्हाट इज दिस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, जितना भी खर्चा किया, ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। बैंक यहां जनरली स्पीकिंग अगर नहीं आता है मोस्टली, क्योंकि गड़बड़ क्या होता है यहां पर कि भैया बैंक अकाउंट खुलता ही नहीं है ना, जब तक कंपनी बना नहीं तब तक तो बैंक उनका खुला ही नहीं होगा, अकाउंट ही नहीं बना होगा, है ना। तो ये या तो कैश में आएगा फिलहाल के लिए, मतलब ये फिलहाल के लिए प्रोमोटर्स के जेब से चला गया है, वो लोग आगे चल के इसको रिकवर करेंगे। प्रोमोटर्स को इसके बदले में दिए जाते हैं शेयर्स, आगे चल के उनको इसके बदले में दिए जाएंगे शेयर्स जब कंपनी क्रिएट हो जाएगा तब, अभी नहीं, ठीक है। चलो, तो ये बना के रख दिया इन्होंने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम से ये रखा गया है। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज कैरिंग अ डेबिट बैलेंस, समझ में आ रहा है? अब ये जो डेबिट बैलेंस है इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे मैं नॉमिनल अकाउंट मान के खर्चा करके दिखा दूं? अगर ऐसा करके दिखाओ तो प्रॉब्लम क्या होगा समझने की कोशिश करो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
इज नॉट अ वन टाइम, मतलब एक साल का खर्चा। आप समझने की कोशिश करो इसको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए अगर आपने कुछ पैसा दिया, मतलब क्या, आपने कंपनी क्रिएट करने के लिए पैसा दिया। कंपनी क्रिएट करते वक्त भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ जैसे आपने देखा है ना, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनता है, पढ़ा है ना आपने ऐसा। तो वैसे यहां पर भी कुछ बुक्स बनते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। गेटिंग मी? यानी व्हेन यू आर गेटिंग एसोसिएटेड, आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हो, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन इज गेटिंग एसोसिएटेड, तो उस एसोसिएशन के लिए क्या क्या बातें यू हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, what are the articles that you need to follow when you are associated together in this company, what are the articles that you need to follow। सीधे साधे भाषा में ये memorandum of association, articles of association are just like कानून कायदे that you have to follow in this particular company। these are the internal rules and regulations। ठीक है, तो ये सब जो चीजें बनाए जा रहे हैं, ये कैसे बनाए जाएंगे यार? एक बैठ गया, पेज ले लिया, पेन ले लिया, लिखना शुरू कर दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या लिखने का भाई? बोल, तू बोल, क्या लगता है? हाँ चल लिख लेते हैं। ऐसा होता है क्या? सर्टेनली नॉट भैया। ये सब ड्राफ्ट किए जाते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो भैया लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करना आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल। तो वो प्रोफेशनल को अगर कांटेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है वो भी अपना फीस लेगा। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्वड हियर, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। उन सभी को मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं तो जरा सोच के देखना, ये एक साल के लिए तो खर्चे है नहीं, आपने कंपनी क्रिएट करने के लिए ये खर्चे किए हुए हैं। समझ रहे हो बात को? सो ये आने वाले कुछ सालों के लिए है, नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, सो I cannot treat this as a nominal account. In that case, अगर मैं इसे nominal account करके मानता हूं तो मैं इस साल के P&L में इसे क्लोज कर दूंगा, जो मतलब ये होता है कि मैं इसे इस साल का खर्चा दिखा रहा हूं। That is wrong। ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये आने वाले कुछ कमिंग ईयर्स में डिवाइड होना चाहिए। सो यहां पर जो ओनर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग मिलकर यहां पे डिसाइड करते हैं कि इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करेंगे इन द कमिंग ईयर। ठीक है, ये पूरी तरह से रियल अकाउंट जैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि ये असेट भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम नॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसलिए हम लोग ऐसे चीजों को कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या कहा मैंने? ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, फिक्टिशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल। ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, मतलब सच में नहीं है। ठीक है, ऐसे चीजों को हम कहते हैं फिक्टिशियस। ओके, सो आई एम कॉलिंग दिस एज अ फिक्टिशियस एसेट, मतलब ये एक्चुअल में एसेट नहीं है। ठीक है, बट स्टिल एसेट जैसा दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये एंट्री पास करने के बाद लेजर में ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, एंड ऑब्वियसली इट विल कैरी अ डेबिट। लेट अस अज्यूम कि 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, लेट अस अज्यूम दैट। ठीक है, फिलहाल के लिए 5 लाख का खर्चा हुआ, ये यहां पे डेबिट में पड़ा रहेगा। पॉइंट इज कि मैं इसे एकदम से इस साल के P&L में नहीं डालूंगा। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड कि जैसे मान लो BOD ने ये डिसाइड किया, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आने वाले 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करेंगे, लेकिन 1 साल में नहीं, आने वाले 5 साल में खत्म करेंगे। सो इन दैट केस आई विल डिवाइड दिस 5 lakhs इन 5 डिफरेंट पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। सो मैं इस साल P&L में कितना राइट ऑफ करूंगा? 1 लाख। अगर मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं तो इस साल का हिस्सा कितना हो गया? 1 लाख। तो यहां P&L के डेबिट में आप लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, कितना? 1 लाख। समझ लो बात एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन जैसा ही है। ठीक है, दिस इज राइट ऑफ, लेकिन है बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा। एज अ रिजल्ट अब यहां पर बच जाएगा बैलेंस। कितना बैलेंस बच जाएगा? 4 लाख। सो दिस विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कहां अपीयर होगा?
दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में एक बात याद रखना, बैलेंस शीट हैज टू साइड्स, liability side and asset side. The liability side contains the list of accounts having credit balance and carried forward to the subsequent year, and the right hand side carries the list of accounts having debit balance which are carried forward to the subsequent year. If I'm looking at the preliminary expense account, it is carrying a debit balance, and if it carries a debit balance, सीधी सी बात है ये यहां लिखा जाएगा asset side में. कितना लिखा जाएगा? 4 लाख रुपए. Getting me? अगले साल वापस से 4 लाख रुपए विल बी ब्रॉट डाउन. अगले साल वापस से 4 लाख रुपए विल बी ब्रॉट डाउन. अब जैसे मैंने ये 4 लाख ब्रॉट डाउन किया, फिर से आई विल राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. कितना राइट ऑफ करूंगा? 1 लाख. और अगेन इन द नेक्स्ट ईयर्स पीएनएल आई विल ट्रांसफर 1 लाख. सो नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में यहां आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1 लाख. ओके, एंड व्हाट विल हैपन इज ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगले साल के बैलेंस शीट में नजर आएगा. कितने में नजर आएगा? बैलेंस नजर आएगा 3 लाख. कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. यहां पर ऐसा होता है बेसिकली, प्रैक्टिकली जो होता है, एज अ प्रोमोटर पहले आपने खर्च कर दिया, आपको उसके बदले में शेयर्स दे दी जाएंगे. ठीक है, आपको उसके बदले में शेयर्स दे दी जाएंगे. किसको? प्रोमोटर्स को. ठीक है, ओके. सो प्रोमोटर्स को तो मिल गया, उनको उनका कंसिडरेशन मिल गया, लेकिन बेसिकली हुआ क्या? कंपनी के नजरिए से सोचने की कोशिश करो. कंपनी के जन्म के लिए कंपनी के माता पिता ने, आई मीन प्रोमोटर्स ने पहले खर्च किए थे. अब हमने, कंपनी ने माता पिता को, प्रोमोटर्स को शेयर्स दे दिए, ये लो रखो, खुश रहो. अब हमें क्या मिला? हमारा तो खर्चा हुआ ना. बेसिकली इफ वी पेड टू द प्रोमोटर्स, देन हमारा तो खर्चा हो गया ना, वो तो हमारा रह गया अभी तक, उसके बदले में तो कुछ मिला नहीं अभी तक. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रिकवरिंग बैक दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हौले हौले, आप जैसा आपका कंपनी शुरू हुआ वैसे थोड़ा थोड़ा करके उसे रिकवर बैक कर रहे हो. गेटिंग दिस? दिस इज व्हाट हैपेंस विद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ओके, चलो ठीक है, ये मॉड्यूल में नहीं था, जस्ट जानकारी के लिए बताया. ठीक है, चलो वापस आते हैं अभी हम लोग. तो सबसे पहले वी विल इंकर सम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ओके, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं. उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगा, मुझे कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं. भैया मुझे बिल्डिंग खरीदना है, मुझे मशीन खरीदना है, मुझे फर्नीचर खरीदने हैं, मुझे कंप्यूटर खरीदने हैं. खरीदने तो है ना, तो ये फिक्स्ड एसेट के बारे में सोचना होगा. मुझे मेरे वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचना होगा. डे टू डे एक्सपेंसेस जो मेरे होने वाले हैं उसके बारे में मुझे सोचना होगा. सो भैया मेरे खर्चे हैं, मैं ये शेयर से फंड्स रेस क्यों कर रहा हूं? है भाई नहीं, जस्ट पार्टी करना है, चलो पार्टी कर दे, इसलिए नहीं भैया, खर्चे करने हैं भाई. गेटिंग मी? सो नॉर्मली स्पीकिंग वी टेक द टोटल ऑफ दीज एक्सपेंसेस. ठीक है, नॉर्मली लॉजिकली स्पीकिंग this is the minimum amount that I should raise by this issue. Getting me? So normally, logically, this minimum amount is kept as something called as a minimum subscription. ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर एक चीज है. मैंने कल ही आपको कहा था कि कंपनीज के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत है. क्यों भरोसा है? क्योंकि उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा सख्त बने हुए हैं, है ना. सो दोस्तों कंपनीज एक्ट के अलावा कंपनीज में एक और बॉडी का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है जिसका नाम है सेबी. सुना होगा आप लोगों ने नाम. ठीक है, क्या है सेबी का फुल फॉर्म? कोई बता सकता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? Anyone knows full form of SEBI? No idea? खैर अब तक मैं इतना टाइम रुकूंगा तो सब लोग गूगल भी कर लेंगे. सो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके,
अब सेबी का जो मेन रोल होता है वो होता है तब जब सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है, मतलब जब सिक्योरिटीज ट्रेड वगैरह होते हैं तो वहां पे सेबी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, ठीक है। बट यस, सेबी ऑल्सो प्लेज रोल इन दीज सिचुएशंस। सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक जितने के भी आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, कल हमने पढ़ा था इश्यूड कैपिटल, रिमेंबर दैट, इश्यूड कैपिटल, ठीक है। सो मान लो कि आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए, तो सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक कम से कम इसका 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? कम से कम 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। अब देखो, सब्सक्राइब वर्ड आजकल पिछले 2 सालों में बहुत फेमस हो चुका है, ठीक है। सब्सक्राइब वर्ड मैं जब भी कहूंगा आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि ये पिछले 2 साल में आपने इतनी सारी जगह पे सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं कि अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हो ये क्या होता है। Am I right? ओके, चलो मैं एक एग्जांपल ही देता हूं। देखो, यूट्यूब में है ना, आप लोगों में से भी बहुत सारे जन शायद यूट्यूबर्स ऑलरेडी हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो, है ना। ऑल ऑफ अस नो कि यूट्यूब से भी कुछ ना कुछ पैसे कमाए जाते हैं, बराबर। यूट्यूब में भी आप लोगों को पैसे मिलते हैं जो आप वीडियोस डालते हो उसमें से, ठीक है। अब मुझे खैर उसके बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं शायद कुछ बातें गलत बता दूं, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर, ठीक है। लेकिन इतना सभी जानते हो आप लोग, उसके बारे में आपको आइडिया है। सो द पॉइंट इज कि जितना मुझे आइडिया है, आई डोंट थिंक कि एकदम से आपने यूट्यूब में चैनल अगर खोला तो आपको एकदम से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं यूट्यूब से। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरा भी एक पर्सनल चैनल है, मुझे तो आज तक यूट्यूब से कोई पैसे मिले नहीं है। अब मुझे पूरा उसके बारे में मालूम नहीं, मैंने उस पर कभी दिलचस्पी भी नहीं दिखाया क्या होता है कैसा होता है। लेकिन द पॉइंट इज कि उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से एक पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम कुछ शायद 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी ऐसा कुछ तो भी है, कुछ तो भी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कुछ रहता है। किसने डिसाइड किया? यूट्यूब ने डिसाइड किया। गेटिंग मी? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात बहुत सारी जगह पे आ जाता है, यहां पर भी है। गेटिंग मी? तो यहां पे सेबी क्या कहता है, जितने भी आपने शेयर्स इशू किए कम से कम उसके 90% सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर हो गए बल्ले बल्ले, बढ़िया। अगर पूरे 90% से ज्यादा ही हो गए और बढ़िया। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, अरे 10 लाख के शेयर्स इशू किए थे, 10 लाख के ज्यादा के शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि कम से कम 90% के लिए एप्लीकेशंस हमारे पास आने चाहिए। अगर नहीं आए तो जितने भी पैसे हमारे पास आए, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पैसे भी आते हैं, जितने भी पैसे हमारे पास है ये सब उनको लौटा देने होंगे। इसका भी एक टाइम लिमिट उन्होंने डिसाइड करके रखा है सेबी ने। वो टाइम लिमिट के अंदर वापस दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो इंटरेस्ट के साथ वापस देना होगा, ठीक है। देखो, ऐसे सब कानून कायदे बने हुए हैं, इसलिए कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज मेड फॉर कंपनीज, ठीक है। चलो ठीक है। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के मैंने आपको कुछ बताया है ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। कंपनी किस चीज में क्या काम करता है ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, शेयर्स का कितना पैसा है, कितने, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 1 रुपए का है, कितने रुपए का है, ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। सर, पूरे पैसे एक साथ आप कलेक्ट करने का इरादा रखते हो कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेने का इरादा रखते हो, ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, ठीक है। सर, इज देयर एनी रिजर्व कैपिटल? कल एंड में मैंने इसके बारे में कुछ आपको बताया था। इज देयर एनी रिजर्व कैपिटल? ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, ठीक है। सो प्रोस्पेक्टस में पूरे डिटेल्स लिखे होंगे। वो डिटेल्स को देखते हुए आपको डिसाइड करना है, आपको मतलब आप जनता जनार्दन को यह डिसाइड करना है कि आर वी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। इफ यस, तो वो फॉर्म भरो, जो भी रिक्वायर्ड पैसा आपको भरना है वो भरो और कंपनी को अप्लाई करो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज इज prospectus, releasing prospectus. This is like invitation to offer. This is like invitation to offer. Okay.
तो इसको देखने के बाद आप जनता जनार्दन कंपनी के पास अप्लाई करेंगे, जनरल पब्लिक, ठीक है, या अगर प्राइवेट कंपनी की बात करता हूं तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, ये लोग कंपनी के पास अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करते वक्त दे विल ऑल्सो पे सम मनी विच इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ये साथ ही दिया जाएगा। कंपनी के पास ये पैसे आ गए, इनके पास एप्लीकेशन आ गए, अब कंपनी हैज रिजर्व्स द राइट कि यार इन लोगों को शेयर्स इशू करने हैं कि नहीं देने हैं। पैसे आ गए, एप्लीकेशन आ गए, अब कंपनी इसे स्टडी करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि आपको शेयर्स इशू करने हैं कि नहीं है। इसी को हम कहते हैं अलॉटमेंट, इसी को हम कहते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। तो अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं, अगर हम आपको शेयर्स दे रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि वी अलॉटेड द शेयर्स टू यू, ठीक है। तो देखो अभी स्टेज वाइज क्या हुआ, पहले होगा एप्लीकेशन, आफ्टर प्रोस्पेक्टस नेक्स्ट स्टेज विल बी एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, ओके। अब अलॉटमेंट अवे भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हैं तो कुछ पैसे हम एप्लीकेशन में लेंगे और कुछ पैसे अलॉट करते वक्त भी लेंगे, थोड़ा बहुत अलॉट किया ना, पैसे दो ना बोला ठीक है। तो यहां पर भी वी माइट टेक सम मनी, ठीक है, ओके। अब अगर यहां पे पूरे पैसे ले लिए, बात खत्म, यहीं पे हो गया। लेकिन अगर पूरे पैसे यहां नहीं लिए, थोड़ा सा और पैसा लेना है, तो इसके बाद जब भी हम लोग अगली बार पैसे मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल। कॉल का मतलब हुआ कि आगे चल के जब भी आपको पैसे चाहिए, जब भी आप और पैसे मांग रहे हो, बचा हुआ है कुछ पैसा और आप वो मांग रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल, एज सिंपल एज दैट। दिस कॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, जैसे पहला कॉल है, पहला कॉल है, तो वी विल कॉल इट एज फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा, और एक कॉल, सेकंड कॉल भी है, चलो सेकंड कॉल, ठीक है। कॉल में कोई लिमिट है सर? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे, 100 कॉल 200 कॉल ऐसे नहीं होंगे, 2 कॉल 3 कॉल तक ही खत्म हो जाता है जनरली, ठीक है। अच्छा, अब मान लो थर्ड एंड आखिरी कॉल है, तो इसको कहेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। अब जितने ज़्यादा कॉल होंगे उतने हमारे झंझट बढ़ेंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा एंट्रीज पास करने पड़ेंगे, तो इतने होते नहीं है। एग्जाम में जो दिखता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 कॉल या 2 कॉल ही दिखते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं दिखते, अच्छी बात है। जो उससे ज़्यादा रहा तो हमारी मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है। जमा इतना सबको समझ में आया। सो इस तरह से हमारा स्टेज वाइज ये चलता जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां पर और भी कुछ बातें आएंगे, जैसे अगर सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास एप्लीकेशन आया, ये कम के लिए आया, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर लेकिन फिर भी कम हुआ तो अंडर सब्सक्राइब हुआ। अगर ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आए तो ओवर सब्सक्राइब हुआ। कभी कभी शेयर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग शेयर्स को ज़्यादा दाम में इशू करते हैं, इसे कहा जाता है शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। वैसे लॉजिकली देखने जाओ तो एक चीज़ और भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट, लेकिन वो अलाउड नहीं है, कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद कभी कभी कॉल के पैसे मांगे लेकिन आगे वाले ने बोला नहीं देता, जा क्या करेगा, कॉल्स इन अरियर्स, पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो इसको बैड डेट्स कहेंगे क्या सर? एकदम से नहीं, इसको बैड डेट्स एकदम से नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके भी फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसके भी प्रोसीजर्स होते हैं। पहले बोलेंगे कि भाई तेरे से पैसे मांगे, दे रहा है कि नहीं, भाई तू पैसे दे रहा है कि नहीं, देख तुझे मैंने ये नोटिस भेजा है, इतने वक्त तक तुझे पैसे देने हैं, तू पैसे दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर वो नहीं देता, नहीं देता, जा बदतमीज है, ठीक है, देन इन दैट केस वी हैव टू टेक एन एक्शन। और वो एक्शन जो होता है वो होता है कि उसके शेयर्स हम कैंसिल कर देंगे, इसे कहा जाता है फॉरफीचर, फॉरफीचर, ठीक है। फॉरफीचर में क्या होता है, आपके शेयर्स का राइट मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं शेयर को ही फाड़ के फेंक दूंगा, ऐसा मत समझना। शेयर अपना बराबर रहेगा भैया, शेयर को थोड़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन आपके राइट्स ऑन दैट शेयर्स खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पैसे, अगर कुछ पैसे मेरे पास आए होंगे तो उसको जब्त कर लूंगा, वापस नहीं दूंगा आपको। क्यों किया बदतमीजी? नहीं दूंगा, जा निकल। जब हमने पैसे मांगने आए थे तो तुमने बोला ना नहीं देता जा, तो अब तेरे राइट्स भी कैंसिल और तेरे दिए हुए पैसे भी मैं नहीं देता, जा।
गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट वी विल डू, दिस इज कॉल्ड एज फॉरफीचर, और वो फॉरफिट करके वो राइट्स ऑन द शेयर्स को हम री इशू कर सकते हैं टू समवन एल्स. सो बहुत कुछ है अभी, लॉट टू स्टडी, बहुत सारी चीजें हैं, एक 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 करके देखेंगे. एकदम से अगर ये सब चीजें मैं आपको बता दूं, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए धीरे धीरे हौले हौले एक 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 एकदम सिंपल से धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता भाई, बिल्कुल होता. प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें होने ही होने हैं, ऐसा कैसा नहीं होगा. इंडिया में रहते हो यार, इंडिया में तो स्पेशली होगा, बराबर. खैर चलो देखते हैं आगे. ओके चलो, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने हल्का सा आपको समझाया कि इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों में सेम ही रहेगा. इक्विटी और प्रेफरेंस वाला जो भेदभाव है इसमें हम लोग लौट के आएंगे, बाद में आएंगे, अभी नहीं. ठीक है, वो अभी बाद में देखते हैं. ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, स्टेजेस समझ में आए. अब ये स्टेजेस वाइज हमारी दिलचस्पी कहाँ है? जब पैसे आए तब. हमारे और कहीं पे कोई दिलचस्पी नहीं है. जब पैसे आए या जब पैसे गए, वी आर इंटरेस्टेड ओनली एट दैट पॉइंट्स. तो मैंने सबसे पहला चीज आपको क्या बताया कि मेरे जैसे पैसे कब गए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अब बाकी के खर्चे बाद में होंगे. जैसे मैंने यहां पे ऊपर लिखा ना आपको, यार फिक्स्ड एसेट्स पे खरीदने हैं, खरीदा नहीं, अभी तक खरीदा नहीं, तो इसमें अभी नहीं सोचेंगे. यार वर्किंग कैपिटल में पैसे लगेंगे, लगा नहीं, इसलिए इसमें हम लोग बाद में सोचेंगे. अब नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद मेरे पास सीधा शेयर इशू के पैसे आएंगे, एप्लीकेशन के पैसे आएंगे. तो हम उसका एंट्री देखते हैं अभी. यस, अभी तो शेयर बाई सेल सब ऑनलाइन हो गया है, होल्डिंग भी ऑनलाइन. तो सर्टिफिकेट क्या काम? अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो आप. शेयर सर्टिफिकेट का जमाना गया, अभी खत्म हो गया, वो सब ऑनलाइन हो गया. अभी शेयर सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है. ठीक है, पहले जरूर होता था, शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड किए जाते थे, लेकिन आजकल ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है. आप लोगों ने सुना होगा डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सुना है कभी? इफ यू वांट टू एक्वायर शेयर्स यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, है ना? ये जो डीमैट होता है, व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली शेयर्स हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब यू वोंट बी होल्डिंग द शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म नाउ. जो पुराने जमाने में लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे, यानी शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, दीज वर आल्सो कन्वर्टेड इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. यानी फिजिकल फॉर्म को खत्म करके, मटेरियल फॉर्म को खत्म करके उसे डीमटेरियलाइज कर किया गया. सो आजकल सब ऑनलाइन हो गया है. ठीक है, आजकल और कुछ नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म सब खत्म हो गया है, पुराने जमाने की बात थी वो. ठीक है, चलो ठीक है, तो वो सब अब मैं अभी नहीं जाना है. अब मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं दोस्तों, यहां पर ये मैंने बहुत कॉमनली फेस किया है ये चीज. देखो, जब मैं शेयर्स अकाउंटिंग में जा रहा हूं, है ना, कंपनी के शेयर्स अकाउंटिंग में मैं जा रहा हूं, मैंने कल ही आपको बताया था, देयर इज प्राइमरी मार्केट, देयर इज सेकेंडरी मार्केट, दो तरह के मार्केट है ना. तो मैं यहां पर बेसिकली जब कंपनी शेयर्स इशू करके पैसे लेता है, मैं उस बात पे फोकस कर रहा हूं. ठीक है, यहां पे शेयर मार्केट के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं. वी आर नॉट लर्निंग अबाउट द शेयर मार्केट. वो सब आप पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, नॉट नाउ, यू विल बी लर्निंग अबाउट दैट लेटर. ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स इशू करता है, पैसे आते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, सिर्फ उतना देख रहे हैं. शेयर मार्केट के बारे में नहीं देख रहे हैं. तो इससे पहले कि आपके सवाल शुरू हो जाए शेयर मार्केट के बारे में, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि वो सब नहीं देखेंगे. वो बहुत बड़ा दुनिया है. अगर उस दुनिया में हम लोग एंटर कर गए तो इतना वक्त लग जाएगा उसके डिस्कशन में. मैं नो डाउट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इतना मजा आएगा कि ये सब छोड़ छाड़ के हम वही डिस्कस करते रह जाएंगे, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है. सो लेट्स स्टिक टू द सिलेबस. ओके, यस, वो डिपेंड करता है. विश्वजीत दत्ता, ये डिपेंड करता है, इट्स कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है. पॉइंट ये है कि चलो 10 में से 7 कंपनीज के साथ ऐसा होता है, तो 3 कंपनीज के साथ कुछ अलग होता है. सो मेजॉरिटी के साथ एक होता है, तो हम लोग सिर्फ वो मेजॉरिटी वाला पढ़ के जाएंगे, ये तो होता नहीं है. इसलिए हमें सब चीज़ पढ़ना होगा, हमें हर चीज़ की जानकारी रखनी होगी. पता नहीं हमारे पास कैसा क्लाइंट आ जाए, है ना. सो वी हैव टू लर्न एवरीथिंग. ठीक है, देखो वही तो रीज़न है जिसकी वजह से आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा टॉपिक भी पढ़ रहे हो ना. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहाँ है आजकल, दिखता है कभी? आजकल का ज़माना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ज़माना है.
आजकल का ज़माना नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन वॉलेट्स का ज़माना है, बराबर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल कौन से ज़माने के हैं भाई, लेकिन पढ़ तो आप वो भी रहे हो, ठीक है। तो खैर चलो, तो हमें पढ़ना सब कुछ है, पता नहीं यार आगे चल के कैसा क्लाइंट आ जाए, कौन सा ट्रांजैक्शन सामने आ जाए, मालूम होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। चलो, वैसे भी आप लोगों को मालूम ही होगा कि अकाउंटिंग के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भगवान माना जाता है, बराबर, अकाउंटिंग के मामले में। तो एज अ रिजल्ट उस लेवल की तैयारी करनी होगी, हमें मालूम होना चाहिए उतना, ठीक है। ओके चलो, ये बात हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर आई मूव अहेड, मैं एक चीज़ थोड़ा सा ना पहले ही जो हम लोगों ने कल देखा था उसके बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड, इसके बाद हम लोग सीधा एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। नो बेटा, बैन नहीं हुआ अभी तक, कोई बैन वैन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आउटडेटेड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैन नहीं हुआ लेकिन आउटडेटेड है। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे नोकिया के पुराने वाले जो फोन आया करते थे, ठीक है, तो भैया पॉइंट ये है कि शायद उस तरह के फोन आज भी मिल जाए, सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे तो आज भी मिल जाए, लेकिन वी डोंट प्रेफर इट, आउटडेटेड। जैसे आप देख रहे हो, देखते हो ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाते हैं। जैसे आज के डेट पे टीवी कैसे मिलते हैं आपको मालूम है, जब मैं छोटा था तब टीवी कैसे थे, वो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, वो डब्बा वाला टीवी या मोटे वाले, है ना, शायद आज भी मिलते होंगे कहीं, अगर आप जाओगे खरीदने शायद आज भी मिल जाए, लेकिन वी डोंट प्रेफर इट, है ना। टू व्हीलर्स में स्कूटर एक ज़माना था, बहुत चला करता था, ठीक है। आज उसके बाद एक टाइम आया जब स्कूटर कोई प्रेफर नहीं करता था, सब बाइक ही प्रेफर करते थे, स्कूटर वाला अरे अंकल, है ना, तो समथिंग लाइक दिस। तो पॉइंट इज कि विद टाइम कुछ कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वही हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ, खत्म नहीं हुआ लेकिन आउटडेटेड हो गया, कोई यूज़ नहीं करता आजकल। हाँ बिल्कुल, और उसमें फ्रॉड भी होते हैं, बिल्कुल। अकोमोडेशन बिल के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी करते थे, स्पेशली उससे बैंक को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई थी अकोमोडेशन बिल की वजह से। खैर अभी तक पढ़ा नहीं, इसलिए आई शुड नॉट डिस्कस अबाउट दैट, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके चलो, लौटा है। देखो भैया, मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कुछ बातें बोल रहा हूँ एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई एम आस्किंग यू फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है। एक कंपनी है वी स्मार्ट, ठीक है, वी स्मार्ट कंपनी। वी स्मार्ट कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त इन्होंने कहा कि हम लोग इन टोटल 500 करोड़ तक रेस करेंगे, ठीक है, ₹500 करोड़ तक रेस करेंगे, विच विल बी डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 each, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट वी विल बी हैविंग विथ अस 50 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 each, ठीक है। मुझे जरा बताना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? क्या नाम से पुकारते हैं इसको, इसे क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग? वेरी गुड, चलो, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, बढ़िया, इसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने प्रोस्पेक्टस रिलीज किया। प्रोस्पेक्टस रिलीज करते वक्त हमने कहा कि भाई हम 5 लाख शेयर्स, 5 लाख, एक काम करते, रुको, हमने 10 लाख शेयर्स इशू किए, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में हमने 10 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस के लिए लोगों के पास गए हैं, ठीक है, एट रेट 10 ईच, ठीक है। तो मुझे बताना कि भैया इस चीज को हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज?
दिस इज कॉल्ड एज द इशूड कैपिटल। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनइशूड कैपिटल? मैंने अमाउंट पूछा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनइशूड कैपिटल? जीरोस का ध्यान रखना है आपको। अमाउंट ऑफ अनइशूड कैपिटल, नो आंसर। मैंने कहा अमाउंट ऑफ अनइशूड कैपिटल, ओके, जीरोस का ध्यान रखते हुए। ओके, वैसे अभी कैलकुलेटर है आपके पास, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना? चलो ठीक है, मैं काम करता हूं, पहले 500 करोड़, जीरोस का ध्यान रखते हुए, ठीक है, 500 करोड़ टाइप कर लिया मैंने, इसे डाल दिया मेमोरी प्लस में, ठीक है, मेमोरी प्लस में डाल दिया, और यहां पे 10 लाख इंटू 10 है ना, अमाउंट पूछा था, तो 10 लाख इंटू 10 इतना इशू किया, 10 लाख इंटू 10 यानी कितना हो गया? 1 करोड़। इसे कर दिया मेमोरी माइनस, बराबर, सो मेमोरी रिकॉल, दिस इज द अनइशूड शेयर्स। सो अनइशूड शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया 499 करोड़, बराबर। 1 करोड़ के ही इशू किए, 500 करोड़ का ऑथोराइज्ड है, सिर्फ 1 करोड़ का भी इशू किया है, 499 करोड़ अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, बाद में कभी तो भी यूज में लाएंगे, ठीक है। 499 करोड़ का राइट पड़ा है, 499 करोड़ पैसे नहीं पड़े, ठीक है, 499 करोड़ और हम पब्लिक से उठा सकते हैं, ठीक है, पैसे नहीं रखे हैं, प्लीज नोट दैट, ठीक है। तो अब मैं कितने पैसे मांग रहा हूं? 1 करोड़। ओके, कैन आई से that authorized capital is divided into 2 parts: issued capital and unissued capital, बराबर। Authorized capital is divided into 2 parts: issued capital and unissued capital, बरोबर, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या देखा, मेरे पास 500 करोड़ के शेयर्स थे, 1 करोड़ के शेयर्स इशू किए, 499 करोड़ के शेयर्स अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं तिजोरी में, बाद में जब कभी तो भी यूज करने लगे, ठीक है। ओके, अब ये जो इशू किया है, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई रिकग्नाइज, शुड आई मीन्स मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, शुड आई रिकग्नाइज दिस 1 करोड़ एज माई लाइबिलिटी, शुड आई से दैट दिस 1 करोड़ इज माई लाइबिलिटी, कंपनी का लाइबिलिटी? 1 करोड़ कंपनी का लाइबिलिटी है कि नहीं है? मैंने 1 करोड़ के शेयर्स इशू किए, तो 1 करोड़ मेरा लायबिलिटी है कि नहीं है? ये मैंने कल बताया था आपको, आई एम जस्ट टेस्टिंग कि कल का कितना आपको याद है। नहीं है, नो, यस, इसी के लिए तो इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी। नो, यस, ओके, चलो इसी को डिस्कस करते हैं अभी। पहली बात, दिस इज नॉट माई ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट माई लायबिलिटी येट, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया है, प्रोस्पेक्टस में मैंने 10 लाख शेयर्स, मतलब मैंने 10 लाख प्रोस्पेक्टस बनाए, ठीक है, या जितने भी जैसा भी है,
जितने भी प्रॉस्पेक्टस बनाए, मैंने वो फॉर्म्स जो बनाए हैं वो 10 लाख शेयर्स के लिए बना के रखे हैं। गेटिंग मी? 10 लाख फॉर्म्स के लिए, शेयर्स के लिए मैंने फॉर्म्स बना के रखे हुए हैं। तो अब मेरे पास अगर आगे वाला उस फॉर्म को भर के उसके साथ पैसे मुझे देता है, तब मेरे पास पैसे आए, और जब मेरे पास पैसे आए तब जाके मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि हाँ भैया मेरा लायबिलिटी अब बनता है। गेटिंग मी? जब तक पैसे मेरे पास आए नहीं तब तक मेरा लायबिलिटी नहीं बन रहा। दिस इज ओनली इश्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लो दुकान में जाके सामान रख दिए, तो क्या आपने पैसे कमा लिए? नहीं ना भैया, दुकान में रखे देने से आपने पैसे थोड़ी कमाए। आप पैसे कब कमाओगे? जब उस सामान को आप एक्चुअल में बेचोगे। गेटिंग मी? तो यहां पर ऐसा ही कुछ है, यू जस्ट आर मेकिंग इट अवेलेबल। आप सिर्फ उसे लेके गए हो, अभी प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है। सो दिस इज नॉट योर लायबिलिटी राइट नाउ। ये लायबिलिटी कब बनेगा? जब उस प्रॉस्पेक्टस को लेके लोग अप्लाई करेंगे, पैसे दे देंगे, तब जाके मेरा लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है? सो दिस इज नॉट माय लायबिलिटी, इशूड कैपिटल। ओके, चलो ठीक है। अब यहां से लेट अस अज्यूम, पहला सिंपल सा ही केस ले रहा हूं। मान लो 10 लाख शेयर्स के बदले में बराबर 10 लाख एप्लीकेशन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले मुझे। 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव्ड। एप्लीकेशंस रिसीव्ड। पॉइंट इज कि कोई 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, कोई 1000 के लिए करता है, कोई 5000 के लिए अप्लाई करता है, डिपेंड करता है, अलग अलग जन अलग अलग एप्लीकेशंस करते हैं। लेट अस अज्यूम कि इन टोटल मेरे पास 10 लाख पूरे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। जब ऐसा होता है हम इसे क्या नाम से पुकारते हैं? वी से दैट इट इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। बराबर? देखो बात को समझो। जब एक यूट्यूबर, ठीक है, अब ये भी मेरा यूट्यूब में ही चल रहा है तो मैं इसमें भी बोल सकता हूं, मैं भी यूट्यूबर जैसे बोल सकता हूं कि प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो वही बात हो रहा है, मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब हो गया। गेटिंग मी? तो इश्यूड इज जस्ट लाइक दैट, मैं बोल रहा हूं। अब अगर आपने एक्चुअल में सब्सक्राइब किया तब जाके वो सब्सक्राइब्ड कहलाएगा, है ना? तो मेरे YouTube में कितने सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके सब्सक्राइब करने के बाद कहलाया जाता है। ठीक है? ये बात याद रखना। तो वही बात यहां पर भी है। यहां पर आप यहां पे सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं, मैं वहां तक वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है? तो 10 लाख शेयर्स के लिए मान लो मैंने कहा था कि सर सब्सक्राइब कीजिए और आपने फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया। हो सकता है पूरे शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ना आए, जितना मैंने बोला था, जितना मैं चाहता था उतने के लिए नहीं आए, तो मैं कहूंगा अंडर सब्सक्राइब्ड। मैं चाहता था कि 1000 सब्सक्रिप्शन हो यूट्यूब में लेकिन 900 ही हुए, तो मैं उसे कहूंगा अंडर सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आ रहा है? मैं चाहता था कि 1000 सब्सक्रिप्शन आए और 1200 सब्सक्रिप्शन हो गए, ओवर सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब में तो चलता है, यहां नहीं चलता, यहां पर हम लोग कुछ अलग करेंगे। ठीक है? देखते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो 10 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मेरे पास आ गए, है ना? तो अब 10 लाख शेयर्स के लेट अस अज्यूम एप्लीकेशन के वक्त ही मैंने पूरे 10 रुपए ले लिए, पूरे 10 रुपए ले लिए, मान लो ऐसा। ठीक है? तो अगर मेरे पास पूरे पैसे आ गए, यानी पूरे 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए, ठीक है, इस 1 करोड़ को मैं क्या कहूंगा? What will I call this as? मैंने 10 लाख शेयर्स इशू किए थे, पूरे के पूरे एप्लीकेशंस आ गए, मैंने पूरे अलॉट भी कर दिए, पैसे भी ले लिए, सब हो गया, तो मैं इसे क्या कहूंगा? सबसे पहले मैं इसे पुकारूंगा बाय द नेम ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है? सबसे पहले मैं इसे क्या कहूंगा? मैं इसे कहूंगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल सबसे पहले। ठीक है? अब बात को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे डिवाइड हो रहा है चीजों को। देखो मैं यहां पे सबसे पहले ऐसा लिखने जा रहा हूं कि ये जो इशूड कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल में से कुछ होंगे सब्सक्राइब्ड और कुछ होंगे अनसब्सक्राइब्ड।
मतलब कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले तो मैं ये भेदभाव करूंगा, ठीक है। अब ये जो सब्सक्राइब्ड है इसी से पैसे मिलेंगे, अनसब्सक्राइब वालों से तो पैसे मिलेंगे नहीं, आए ही नहीं तो कहां से पैसे मिलेंगे। सब्सक्राइब्ड वालों से मुझे कैसे पैसे मिलेंगे? तो भैया जितने पैसे मांगूंगा उतने ही पैसे मिलेंगे। तो जितने पैसे मांगे उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और हो सकता है कि मैं पूरे पैसे इकट्ठा ना लूं, इंस्टॉलमेंट्स में लूं। तो जो पैसे मैंने अभी तक नहीं मांगे उसे हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। गेटिंग मी? चलो ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि मैंने पूरे 10 रुपए ले लिए, पूरे 10 रुपए ले लिए, ऐसा मैंने कहा, बराबर। तो मैं सबसे पहले तो इसे पुकारूंगा बाय द नेम ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 1 करोड़ का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से मैंने पूरे पैसे मांग लिए। बात समझ में आ रहा है? मैंने पूरे के पूरे पैसे मांग लिए, इसलिए इसी को हम कॉल्ड अप कैपिटल नाम से भी पुकारेंगे। इसी को हम कॉल्ड अप कैपिटल में से के नाम से भी पुकारेंगे। तो जिन लोगों ने कॉल्ड अप लिखा था, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन पहले मैं उसे कहूंगा एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद मैं उसे पुकारूंगा बाय द नेम ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पूरे पैसे कॉल एक साथ कर लिए, ठीक है। अब इस कॉल्ड अप कैपिटल में से भी हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में। कौन से 3 हिस्सों में? पहला हिस्सा है कॉल किया यानी मांगा, तो जैसे ही मांगने गए मिल गए। हम पैसे मांगने गए, हमको पैसे मिल गए, तो हम इसे कहेंगे एज द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, ठीक है। अच्छा, पैसे मांगने गए और नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, ठीक है। हर बंदा ईमानदारी से पैसे दे देगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, कोई लोग नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशली इंस्टॉलमेंट के स्टेज में होता है। हाँ, तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट किसी बंदे ने नहीं दिए तो दैट इज द अनपेड वन। अनपेड वन को ही हम यहां पे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब पैसे तो मांगने गए लेकिन आगे वाले ने पैसे नहीं दिए, ये नहीं देता जा, ठीक है। तो जब इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता तो हम उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। और वहीं पे कोई दिलदार बंदा है, ओ यार साडा नाम ही दिलदार सिंह है, तुसी पैसे मांग रहे हो, आ लो, ओ यार तुहानू कितना चाहिए, आ लो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो हमें एडवांस में कुछ पैसे मिलेंगे। मतलब मैं पहला इंस्टॉलमेंट मांगने गया था, पई ने मेरे को दूसरा तीसरा इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। अगर ऐसा हुआ तो हम इसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। सो दोस्तों, दिस इज लाइक आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज लाइक प्री रिसीव्ड, ठीक है। दिस इज लाइक रिसीवेबल, है ना, एंड दिस इज लाइक प्री रिसीव्ड। बात समझ में आ रहा है? चलो, मैंने जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में मैंने पूरे 10 रुपए एक साथ ले लिए, तो पूरे एक साथ ले लिए तो मैं 1 करोड़ को पहले पुकारूंगा बाय द नेम ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद मैं कहूंगा कि वही 1 करोड़ इज माय कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद मैं कहूंगा कि वही 1 करोड़ हो गए मेरे पेड अप कैपिटल। यहां अगर मैंने ऐसा एग्जांपल दिया कि मैंने 10 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, 10 करोड़ नहीं 10 लाख शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए वाले, और उसके पूरे के पूरे एप्लीकेशन आ गया, मैंने पूरे पैसे भी ले लिए, तो मैं कहूंगा कि इशूड कैपिटल थे 1 करोड़, सब्सक्राइब भी हो गए 1 करोड़, कॉल्ड अप मांगे भी 1 करोड़ और पेड अप कैपिटल भी 1 करोड़। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो लौट के आ रहा हूं मैं यहां पे, लौट के बुद्धू घर को आए, आपको नहीं कह रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। अब मान लो कि हम पूरे 10 रुपए इकट्ठा नहीं ले रहे हैं, हम पूरे 10 रुपए इकट्ठा नहीं ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं सर? हम ना ये 10 रुपए को ना डिवाइड कर रहे हैं। ये 10 रुपए में से मान लो 2.5 रुपए ले रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन के वक्त, एप्लीकेशन पे हम ले रहे हैं 2.5 रुपए।
जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे तब हम और 2 रुपए मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहला पहला कॉल करेंगे, अरे यार गलत मत समझा करो आप लोग, पहला पहला कॉल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला पहला जो कॉल करेंगे वो कॉल करेंगे हम, मान लो 3 रुपए का, ठीक है। पहला पहला कॉल होगा 3 रुपए का, ठीक है। अच्छा चलो भैया, अब ये 3 चीजें लिख लेने के बाद यहीं से आपको एक चीज और समझा देता हूं। कितना बच्चा बताओ तो जरा, 2.5 2 3 कितना हो गया, 5 7.5 है ना, कितना बच गया 2.5 है ना, बाकी बच गए 2.5। लेट अस अज्यूम कि हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर सब एग्री कर रहे, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि ये जो टाई है, ये टाई को हम रखेंगे एज रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। चलो एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से धीरे धीरे हौले हौले, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने रिजर्व कैपिटल कहा ये क्या है, ठीक है। देखो मेरे 10 रुपए के शेयर है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एप्लीकेशन में 2.5 लूंगा, अलॉटमेंट में 2 लूंगा हर एक शेयर से। तो आपके पास 1 शेयर है तो आपसे एप्लीकेशन में 2.5 रुपए लूंगा, आपके पास 10 शेयर है तो आपसे 25 रुपए लूंगा, 10 × 2.5। आपके पास 100 शेयर्स है तो आपसे मैं 250 रुपए लूंगा, 100 × 2.5। तो डिपेंड करता है कितने शेयर्स है आपके पास, है ना। जितने भी शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उतने शेयर्स का पैसे मुझे देना, ठीक है। ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, जितने भी शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उतने शेयर्स के पैसे मैं लूंगा, लेकिन आगे चल के जब मैं आपसे पैसे मांगूंगा ना, तो मैं आपसे उतने ही शेयर्स के पैसे मांगूंगा जितने शेयर्स आपको अलॉट हुए। सर बात तो एक ही हो गई, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जब आप अप्लाई कर रहे हो आप उतने शेयर्स के पैसे मुझे दोगे जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किए, जितना आपने मांगा उतने शेयर्स के पैसे मेरे को दो, एप्लीकेशन मनी। लेकिन उसके बाद एज सुन एज आई अलॉटेड द शेयर्स, इसके बाद मैं आपसे उतने ही शेयर्स के पैसे मांगूंगा जितने मैंने आपको अलॉट किए। सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जरूरी नहीं है कि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था आपको उतने ही शेयर्स में अलॉट करूंगा, डिपेंड्स। मैं आपको उतने शेयर्स दे भी सकता हूं, मैं आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता हूं, मैं आपको जितने मांगे थे उससे कम भी दे सकता हूं, डिपेंड्स। गेटिंग मी? सर ज्यादा भी दे सकता हूं? नहीं नहीं ज्यादा नहीं, इतना भी नहीं, इतना भावुक नहीं होना ज्यादा नहीं, ठीक है। हम लोग या तो आपको कम देंगे, या तो जितने मांगे उतने ही देंगे, या तो कम देंगे या तो नहीं देंगे, लौटा देंगे आपको। गेटिंग मी? ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं होता जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, यू वांटेड योर एडमिशन, बहुत सारे जनों के साथ ऐसा हुआ होता है। हमारे देश का जो परंपरा है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ंतु लोग, सुपर इंटेलिजेंट, ये लोग ना साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, जो सेमी इंटेलिजेंट है वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं, और जो एकदम गधे ढ बेवकूफ लोग होते हैं वो आर्ट्स में जाते हैं। ऐसा हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की महान जनताओं की इस तरह की सोच है। आई डोंट नो कि किसने ये सोच बनाया, क्या बनाया नहीं मालूम, दिस इज एब्सोल्यूट, क्या बोलना चाहिए पता नहीं, आई डोंट हैव वर्ड्स, ठीक है। बट व्हाटएवर, ये लोगों का मानना है। यहाँ पे आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने ये फेस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टूडेंट थी, हर चीज में, मतलब नाउ शी इज अ सीए एज वेल एज सीएस, वो हर जगह फर्स्ट आती थी, 10th में फर्स्ट, 12th में फर्स्ट, सब चीज में बढ़िया एकदम टॉपर। जब उसने 10th के बाद कॉमर्स सिलेक्ट किया तो उसने आगे मुझे बताया था, बोला सर जिसको देखो परेशान है कि मैंने कॉमर्स क्यों लिया, ठीक है, अरे मुझे सीए बनना है तो मैंने कॉमर्स ले लिया। तो लोगों की क्या परेशानी है? लोगों को बड़ी परेशानी है कि अरे ये बच्ची फर्स्ट आई है तो इसने कॉमर्स कैसे ले लिया, इसने तो साइंस लेना चाहिए था। ये हमारे देश का एक है मेंटालिटी, कुछ नहीं कर सकते, बीमारी है, इसका कोई वैक्सीन भी नहीं आया, ठीक है। तो खैर वो जो है सो है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पर भावुक हो गया था, सॉरी यार, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था, थोड़ा कुछ अलग चीज़ों रास्ते में चला गया था। चलो लौट के आते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं मेन चीज़ में, ठीक है। मैं एक्चुअली थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था, हाँ चलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने 10 रुपए के शेयर्स के बदले में 2.5 रुपए एप्लीकेशन में मांगे। अलॉटमेंट और कॉल के वक्त मैं उतने ही शेयर्स के पैसे आपसे लूंगा जितने मैंने आपको अलॉट किए हैं। तो आपको हो सकता है, मैं आपको एक कॉलेज के बारे में कह रहा था, तो कॉलेज में जैसा होता है कि आपने अप्लाई किया साइंस में, मान लो, ठीक है,
आपने अप्लाई किया साइंस में, तो कॉलेज अथॉरिटीज के पास राइट है, हो सकता है कि आपको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाए, हो सकता है कि आपको आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए, नहीं देते, जा भाग, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि चलो साइंस में नहीं हो रहा है तो वो लोग आपको बोलेंगे हाँ कॉमर्स में हो जाएगा या आर्ट्स में हो जाएगा, साइंस में तो नहीं होगा भैया, ऐसा भी होता है ना, डिपेंड्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें हो सकती है। सो वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि साइंस के लिए अप्लाई किया था चलो आपको ना मेडिकल में एडमिशन, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओके चलो। तो पॉइंट इज कि आपने जितने के लिए अप्लाई किया उतने के पैसे लिए जाएंगे, लेकिन आगे चल के आपको पैसे उतने ही शेयर्स के मांगे जाएंगे जितने आपको अलॉट किए गए हैं, विच कैन बी लेस, ठीक है, आएंगे उसमें वापस। हाँ अच्छा चलो, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं 2.5 एप्लीकेशन में ले रहा हूं, अलॉटमेंट में 2 लूंगा, फर्स्ट कॉल में 3 लूंगा, लेकिन 2.5 नहीं लूंगा। 2.5 रुपए पर शेयर नहीं लूंगा सर, नहीं लूंगा मतलब वो मैं रिजर्व के बचा के रख रहा हूं, बचा के रख रहा हूं, रिजर्व, दैट कैपिटल इज रिजर्व, केप्ट एज रिजर्व। सर केप्ट एज रिजर्व मतलब अरे भाई आगे चल के हमने मालूम नहीं क्या देखना है, अगर कोई खराब परिस्थिति आ गई, कंपनी को वाइंड अप करने की नौबत आ गई, तो वाइंड अप के सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ती है भैया। कभी कभी होता है ना, कंपनी अच्छा नहीं चल रहा है, लॉसेस हो गए हैं, ऐसे सिचुएशन में तब पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 2.5 हम वहां के लिए रख दे रहे हैं, ये 2.5 तब कॉल किए जाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होगा, गेटिंग मी। तो इस 2.5 रुपए को मैं क्या कहूंगा, पर शेयर 2.5 रुपए को रिजर्व कैपिटल, ठीक है। कभी कभी थियरी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, 2 वर्ड इधर उधर कर दिए, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। थियरी पूछ लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इंस्टीट्यूट को भी मजा आता है, थियरी पूछ लेता है, ठीक है। भैया दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक रिजर्व है और एक कैपिटल है, भले ही दोनों में कैपिटल और रिजर्व दोनों वर्ड यूज हुए, लेकिन दोनों है कंप्लीटली अलग चीज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है, आई होप कि आप समझे। अब मैं आपको बताता हूं कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ठीक है, सुनो ध्यान से। जब मैं रिजर्व्स मेंटेन करता हूं, रिजर्व्स क्यों मेंटेन करता हूं बताओ जरा, व्हाई डू वी मेंटेन रिजर्व्स। अच्छा पहली बात मुझे बताओ, रिजर्व्स और प्रोविजन में कोई फर्क है क्या, कि सेम है दोनों? रिजर्व्स और प्रोविजन में कोई फर्क है क्या, कि दोनों सेम है? एक ही बात है सर। Is there any difference between reserve and provision? Yes, दोनों में फर्क है। चलो ठीक है। Provision is always made for a defined purpose. एक defined purpose के लिए you maintain provisions. ठीक है? बट रिजर्व की अगर मैं बात कर रहा हूं, दिस इज फॉर एनी कॉन्टिजेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ना 2 पिगी बैंक रखे, या हिंदी भाषा में कहूं तो गुल्लक पुराने जमाने में होते थे, ठीक है। तो मैंने ये जो प्रोविजन रखा है, ये ना मेरे को अभी ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मेरे को ना घूमने जाना है, ठीक है। मुझे कहाँ घूमने जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है भैया, मुझे जाना है इंडिया में ही जाना है, इंडिया के बाहर नहीं भैया, डर लगता है आजकल। हाँ तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान जाना है सपोज, ठीक है। तो उसके लिए पैसे लगेंगे ना, पूरे फैमिली को लेके जाऊंगा तो पैसे तो लगेंगे। और भैया इतने लॉकडाउन वॉकडाउन सब खत्म जब हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं घूमने जाऊंगा तो कंजूसी तो नहीं करेंगे, खाने पीने में एकदम दबा के खाएंगे सब कुछ एकदम करेक्ट, तो पैसे लगेंगे, तो पैसे लगेंगे तो मैंने गुल्लक बना के रखा है, इधर पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर अ डिफाइंड पर्पस, फॉर द अंडमान ट्रिप, दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजन, ठीक है। अच्छा दूसरा एक और गुल्लक बना के रखा है, ठीक है। क्यों गुल्लक बना के रखा है? अरे पता नहीं रे बाबा, ये कोरोना का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 साल हो गए, पहले सुना था एक जमाने में 2020 की शुरुआत पे सुना था कि 2020 के समर में खत्म हो जाएगा, जैसे गर्मी आएगी समर आएगा, सूर्य देव प्रसन्न होंगे, वैसे ही कोरोना समाप्त हो जाएगा, ये सुन रखा था, ठीक है। हुआ तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता गया, एक और जमाना आया जब लगा कि नहीं कोरोना खत्म, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तब एकदम से कोरोना आया, मुझे भी हो गया, ठीक है। तो ऐसा आया, उसके बाद धीरे धीरे हौले हौले और आगे बढ़े,
धीरे धीरे आगे बढ़े तो अब सुनने में आया, मतलब वो सेकंड वेव के साथ साथ अभी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आ रहा है, साथ ही साथ कुछ फंगस वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या मालूम यार, थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव भी आ जाए, फिर फिफ्थ वेव भी, क्या मालूम यार। सर शुभ शुभ बोलो, लेकिन भरोसा नहीं है ना यार, कुछ भी हो जा रहा है। कब से हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही किए जा रहे हैं, स्टडी फ्रॉम होम ही किए जा रहे हैं। तो मेरे को डर लग रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, ये गुल्लक एक और बनाया कि अगर ये खत्म नहीं हुआ, अगर लॉकडाउन ऐसे ही चला तो क्या है ना, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। सो फॉर कॉन्टिजेंसीज इस गुल्लक में भी पैसे जमा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? किसी भी पर्पस के लिए, वो किसी भी रीजन से काम में आ सकता है, मालूम नहीं किस रीजन से काम में आएगा, ठीक है। सो ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व। अरे किधर गया, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व। रिजर्व इज फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। प्रोविजन और रिजर्व दोनों में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं रिजर्व की अगर बात कर रहा हूं तो रिजर्व में भी ना दो तरह के रिजर्व होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्री रिजर्व और एक को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। चलो आराम से समझने की कोशिश करते हैं दोनों में फर्क क्या है। देखो, ये जो मैंने गुल्लक पे पैसे रखे, किसी भी कारण में काम में आ सकता है, किसी भी कारण में काम में आ सकता है। मतलब आगे चल के सब ठीक हो गए हैं, मान लो सब ठीक हो गए, अब मैं अंडमान ट्रिप में गया, इधर गया, बढ़िया सब घूम फिर रहे हैं, तो वो जो गुल्लक में रखे हुए थे पैसे, इसको तोड़ के उसमें से जो भी पैसे निकलेंगे उसका मैं पार्टी भी कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स। मैं कुछ भी पर्पस से खर्च कर सकता हूं यार, दिस इज फ्री रिजर्व्स, गेटिंग मी। लेकिन कैपिटल रिजर्व अलग होता है। देखो, रिजर्व्स कहां से जमा होते हैं मुझे बताना जरा, कहां से आते हैं? मैजिक, छू मंतर काला अंतर आ गया, ऐसा आएगा भैया? वो पैसे भी कहीं से कमा के लाते हैं ना हम लोग। अगर मैं पैसे जमा कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं से तो कमाए हैं ना, मेरे कमाए हुए पैसे को ही जमा करूंगा मैं, बराबर। अच्छा, अब जब मैं कमाता हूं यानी प्रॉफिट्स, मेरे इनकम सोर्स, तो ये जो सोर्स है ये दो तरह के होते हैं ना, पढ़ा है ना आपने, कैपिटल नेचर के भी होते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं। So if the reserves are created using the revenue sources, then the reserve is called as a free reserve, which can be used for any purpose. ठीक है? लेकिन if the reserve is created from capital profits, कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स भी होते हैं, कैपिटल नेचर इनकम भी होते हैं, तो वैसे चीजों से अगर रिजर्व क्रिएट किया गया है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि फ्री रिजर्व्स को आप जैसा चाहो वैसे यूज करो, कोई टेंशन नहीं, कैसा भी यूज करो उसको। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ऐसा नहीं होता, कैपिटल रिजर्व में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट से बना हुआ है ना, इसलिए उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके लिमिटेड यूज होते हैं। गेटिंग मी? समझ में आया आपको कैपिटल रिजर्व क्या होता है? तो भैया क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, लेकिन हमने सॉल्यूशन में डिस्कस कर लिया रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, सब डिस्कस कर लिया। होपफुली इट इज क्लियर नाउ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, ठीक है। ये आता है, मुझे मालूम है, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते एक चीज से दूसरे चीज में हम लोग डाइवर्ट हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी वजह से अगर कोई कोई अलग अलग चीजें हम लोग सीख ले रहे हैं, दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, लौट आते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। ओके, सो पॉइंट इज, वापस आ रहा हूं मैं। ये 10 रुपए में से मेरे को ना 2.5 रुपए मिले एप्लीकेशन के। कितने शेयर्स थे? 10 लाख शेयर थे। कैलकुलेटर है ना साथ में, कैलकुलेटर लगेगा अभी, ठीक है। सो कैलकुलेटर उठा लो। 10 रुपए के शेयर में मैंने 2.5 रुपए एप्लीकेशन में रिसीव किए। 10 रुपए के शेयर में मैंने 2.5 रुपए एप्लीकेशन में रिसीव किए। कितने शेयर्स पे? 10 लाख शेयर्स पे, ठीक है। चलो ठीक है भैया, अब मुझे बताना मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है, मुझे मालूम है ये कंफ्यूजन रह जाता है।
And that is the reason I'm asking. So I'm receiving 1 crore. Aishani, you are saying 1 crore. Shad Malik, you are saying 25 lakh. Bhavesh, you are also saying 25 lakh. मुझे मालूम था यही दो जवाब मिलेंगे मुझे, 1 करोड़ और 25 लाख, एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो मैंने इशू किए थे उसमें से कितने कैपिटल के एप्लीकेशन मेरे पास आ गए. गेटिंग मी? सब्सक्राइब कैपिटल डजंट मीन कि कितने पैसे आए. सब्सक्राइब कैपिटल मींस कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आए. ओके, कीप दिस इन माइंड. तो क्या सब्सक्राइब कैपिटल मेरा ऑब्लिगेशन होगा? क्या मैं सब्सक्राइब कैपिटल को मेरा लायबिलिटी मानूंगा? नो. मैं मेरा लायबिलिटी उतना ही मानूंगा जितना मुझे पैसा मिला. मेरे को पैसे नहीं मिले अभी तक पूरे, ठीक है. तो ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब कैपिटल इज स्टिल 1 करोड़. पूरे 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे ना, तो पूरे 10 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हुए, और ये 10 लाख शेयर्स 10 रुपए के हैं, इसलिए माई सब्सक्राइब कैपिटल विल बी 1 करोड़. ठीक है, ओके. यहां मैं आ रहा हूं वापस, जो मैंने यहां लिखा था. देखो, सब्सक्राइब कैपिटल है 1 करोड़, ठीक है, जिसमें से फिलहाल मैंने कितना कॉल किया. लेट अस अज्यूम कि ये अलॉटमेंट का स्टेज है. अलॉटमेंट का स्टेज है मतलब अभी तक कितने पैसे मांगे? 4.5 रुपए प्रति शेयर. हमने कितने पैसे मांगे? 4.5. एप्लीकेशन के 2.5, अलॉटमेंट के 2. कितना हो गया? 4.5 पर शेयर. तो 10 लाख इंटू 4.5 कितना होता है? 10 लाख इंटू 4.5 कितना हुआ? 45 lakhs. दिस इज द कॉल्ड अप कैपिटल. इतना पैसा मैंने मांगा है. सब्सक्राइब्ड है 1 करोड़, इतना पैसा मैं मांग सकता हूं. मांगा कितना है? 45 lakhs. इसमें से फिलहाल मेरे पास सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे आए. एप्लीकेशन के पैसे मतलब 10 लाख शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से 25 लाख आए. तो वो 25 लाख कहलाएंगे पेड अप कैपिटल. ठीक है. अब मान लो, सुनो मेरी बात को, 45 lakhs कॉल्ड अप थे. मान लो कि अलॉटमेंट के भी कुछ पैसे आए. मान लो कि 25 लाख एप्लीकेशन के आए, अलॉटमेंट के लेट अस अज्यूम कि सब मिला जुला के 40 लाख इन टोटल आए मेरे पास. इन टोटल मेरे पास 40 लाख रुपए आए. ठीक है. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के मैंने 45 लाख रुपए मांगे, और मान लो कि 40 लाख रुपए मुझे मिल गए. तो पेड अप कैपिटल होगा 40 lakhs. बाकी के 5 लाख क्या होंगे? बाकी के 5 लाख होंगे कॉल्स इन अरियर्स. बात समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब्ड पूरे 1 करोड़, कॉल्ड अप 45 lakhs, जिसमें से कितना पेड अप है? जितना मिल गया उतना, 40 lakhs. बाकी के 5 लाख क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन अरियर्स. बात समझ में आ रहा है? ओके. अब क्या मैं इस 1 CR को मेरा ऑब्लिगेशन मानूंगा? क्या मैं इस 1 CR को मेरा ऑब्लिगेशन मानूंगा? जवाब है नो. ये 1 CR मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है. ठीक है. तो सर, क्या मैं कॉल्ड अप कैपिटल को मेरा ऑब्लिगेशन मानूंगा? कॉल्ड अप कैपिटल को, जितने पैसे मांगे, क्या इसको मैं अपना ऑब्लिगेशन मानूंगा? जवाब है यस. यहां से हमारा मेन अकाउंटिंग शुरू होता है. हम इसके पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. एक्चुअल अकाउंटिंग यहां से शुरू हो रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल से. जितना पैसा मांगा, यहां से ही हमारा एक्चुअल अकाउंटिंग की शुरुआत होती है. ठीक है. सो आप जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखते हो ना, शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल इज एक्चुअली दिस अमाउंट. ठीक है.
it is neither the authorized one, nor the issued one, nor the subscribed one. It is basically the called up portion. ठीक है? अब उसके बदले में जितने पैसे आ गए, जरा ध्यान से देखना, लिंक लगाने की कोशिश करो. ये बैलेंस शीट है. ये जो यहां पे शेयर कैपिटल लिखते हो ना आप लोग, शेयर कैपिटल, ये कॉल्ड अप अमाउंट है. ठीक है? अब इसके बदले में अगर पैसे आ गए तो वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है. पेड अप कैपिटल कहां जमा हो जाता है? बैंक में जमा हो जाता है. ठीक है? जैसे 45 लाख कॉल किए, 40 लाख आ गए. 40 लाख आ गए तो वो कहां आएगा? वो मेरे बैंक में जमा हो जाएगा. ठीक है? बाकी के 5 लाख टैली नहीं हो रहा, बाकी के 5 लाख का क्या करेंगे? इधर ही आएगा. इसको हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स. ठीक है? सीआईए नहीं लिख सकता क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का शॉर्ट फॉर्म भी सीआईए होता है. ठीक है? इसलिए कॉल्स इन अरियर्स. ठीक है? ओके दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा, आप लोग अपने मैसेज को डिलीट मत करो, क्योंकि मैं आपके मैसेज देख देख के ये समझ रहा हूं कि आप लोग गलतियां कहां कर रहे हो. अगर गलती कर रहे हो तो मैं उसको भी रिपीट कर दूंगा, तो डिलीट मत करना. ठीक है? गलत हुआ होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखेंगे हम लोग इसी से. ठीक है? ओके. सो कॉल्स इन अरियर्स 5 लाख रुपए. ओके, वैसे जरा ध्यान से देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कॉल्स इन अरियर्स यानी मनी रिसीवेबल. तो भैया जब कोई पैसा रिसीवेबल होता है तो वो बैलेंस शीट के एसेट में ही लिखा जाता है ना. समझ में आ रहा है? अच्छा, ये लिखा था क्या? प्री रिसीव्ड, यानी इनकम. कोई भी चीज पहले से मेरे को मिल गया, एडवांस में मिल गया, मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया, एडवांस में मेरे को मिल गया. तो कोई भी चीज अगर मुझे एडवांस में मिलता है जिसके बदले में मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया, दैट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर मी. कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, कॉल्स इन अरियर्स इज एन एसेट. जा रहा है दिमाग में? चल ठीक है. ओके, अब हो रहा यह है कि मैंने कॉल किए थे 45 लाख. मान लो कि मुझे पूरे 45 लाख तो मिल ही गए, पूरे 45 लाख तो मिल ही गए, साथ ही साथ 5 लाख रुपए एडिशनल भी मिल गए, एक्स्ट्रा भी मिल गए. मैंने मांगे थे 45 लाख, मिल गए 50 लाख. समझ रहे हो बात को? देखो अभी क्या होगा. मांगे थे 45 लाख, शेयर कैपिटल इतने से नजर आएगा. मिला कितना? मिल गया 50 लाख, यानी बैंक में जमा हो गए 50 लाख. गेटिंग मी? तो इस बार क्या कहूंगा मैं? मांगे थे 45 लाख, मिल गए 50 लाख, तो मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा मिल गए यार, जिसके बदले में मैंने अभी तो मांगे नहीं थे फिर भी मेरे को मिल गए. तो ये 5 लाख जो है, इसी को मैं कहूंगा कॉल्स इन एडवांस, एंड आई विल रिकॉग्नाइज दैट एज माय लायबिलिटी. ये 5 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, एडवांस में आ गए, लेकिन मैंने अभी तक मांगे नहीं थे, आपने एडवांस में दे के रखे. इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इन फ्यूचर. तो जब तक मैंने इसे फ्यूचर में एडजस्ट नहीं किया, तब तक के लिए ये मेरा लायबिलिटी बन के रह जाएगा. सो कॉल्स इन एडवांस यहां आएगा 5 लाख. टल्ली हो रहा है अभी? बात जा रहा है दिमाग में? ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल और नॉट? इतना समझ पाए? सब्सक्राइब्ड क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, समझ में जा रहा है सबको? गुड. ये चीज को लेके मैंने बहुत सारे, मतलब जो आखिर के जो रिविजनरी सेशंस होते हैं, वो रिविजनरी सेशंस में मैंने खास तौर पे देखा है कि बहुत सारे जन ना इश्यू ऑफ शेयर्स उसके जर्नल एंट्रीज में गलती नहीं करते, जर्नल एंट्री बराबर कर लेते हैं. अरे यार, कुछ लोग तो शेयर फॉरफीचर तक की भी एंट्री बराबर कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिक में ही वो लोग अटके रह जाते हैं. सर कॉल्ड अप, ये शेयर सब्सक्राइब, पेड अप, पता नहीं सर, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग. तो मेरे ख्याल से मैंने शुरुआत वहीं से करना चाहिए, मैंने वहीं से शुरू किया. अब मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप इसको बराबर रिवाइज करके जाओगे, और आप उसमें नहीं आओगे कि आपको ऑथोराइज क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, मालूम ही नहीं सर, कंफ्यूजन है. ये नहीं होना चाहिए. अब आपको मालूम है ऑथोराइज क्या है, अब आपको मालूम है कि इश्यूड कैपिटल क्या है, अब आपको मालूम है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, अब आपको मालूम है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड क्या है,
कॉल्स इन अरियर्स क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है, ठीक है। आई होप। इसके अलावा और एक चीज भी हो सकता है, व्हाट इज दैट, इसके अलावा एक ही चीज हो सकता है कि भैया अगर हम लोग उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट पे पैसे ले रही है, दिखाता ना भाई फर्स्ट कॉल, तो ये जो फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल आगे चल के क्या आएगा, फर्स्ट कॉल मनी करके आएगा। तो जब कॉल करेंगे तब वो कॉल्ड अप में आएगा, जब तक कॉल नहीं किया तब तक नहीं आएगा। यानी जब तक मैंने पैसे मांगे नहीं तब तक मैं अपना ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। जब तक मैंने कॉल करके पैसे मांगे नहीं तब तक मैं शेयर कैपिटल करके अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। मैं कब रिकॉग्नाइज करूंगा, जब मैंने कॉल करके पैसे मांगे, तभी जाके वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा और वही कॉल्ड अप कैपिटल मेरा शेयर कैपिटल बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। ओके, चलो भैया ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब आज थोड़ा सा वक्त बचा है तो थोड़ा अकाउंटिंग सीख लेते हैं भैया, थोड़ा सा अकाउंटिंग सीख लेते हैं ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान के चलो वी स्मार्ट कंपनी, ठीक है, वी स्मार्ट कंपनी इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, टू बी पेड फुल्ली ऑन एप्लीकेशन। पूरे 10 रुपए जो है ना, पूरे के पूरे 10 रुपए एप्लीकेशन में ही देने पड़ेंगे, कंपल्सरी। ठीक है, ये एक लिखा मैंने। अच्छा, एप्लीकेशंस यहां पे लिख के रख देता हूं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और उसी के नीचे लिख रहा हूं अलॉटेड इन फुल, अलॉटेड इन फुल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब आपने अप्लाई किया तो मैंने आपको पूरा का पूरा शेयर अलॉट भी कर दिया। ये भेदभाव करके लिखा रहता है क्योंकि आपने अप्लाई कितना किया और अलॉट कितना किया, इसमें फर्क हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो दोनों लिखा, एप्लीकेशन भी पूरे मिले, अलॉट भी पूरा ही कर दिया। ठीक है, ये किस्सा है। ओके, जर्नल एंट्री पास करते हैं इसका, इतना इजी नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, शुरुआत के लिए लिख रहा हूं। तो शुरुआत में देखो कैसा हो रहा है, स्टेज वाइज समझने की कोशिश करो। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर वी स्मार्ट कंपनी। ठीक है, तो वी स्मार्ट कंपनी के पास कुछ लोग आए, है ना। ये मेरा ड्राइंग आई नो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बरोबर। हाँ, तो ये सारे के सारे लोगों ने अभी अप्लाई किया है, बरोबर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया वैसे ही ये सारे के सारे शेयर होल्डर बन गए? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मेरे ख्याल से तो नहीं है, अभी शेयर होल्डर नहीं बने, ये अभी शेयर होल्डर नहीं बने। शेयर होल्डर कब बनेंगे? जब मैं इनके एप्लीकेशन को अप्रूव करूंगा। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक शेयर होल्डर थोड़ी ना हुए, बराबर। भैया ये बात तो ऐसी ही होगी कि किसी एक लड़के ने किसी एक लड़की को अप्रोच किया, आई लव यू बोल दिया, ठीक है, तो वो बॉयफ्रेंड बन गया। आई लव यू बोला तो वैसे ही बॉयफ्रेंड बन गया। अरे ऐसा थोड़ी है यार, वो बॉयफ्रेंड तब बनेगा जब वो आगे वाली एक्सेप्ट करेगी। जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक थोड़ी ना बॉयफ्रेंड बना, है ना। तो या तो वो बॉयफ्रेंड बनेगा या तो बेवकूफ बनेगा, व्हाटएवर इट इज। हाँ, गेटिंग मी? तो यहाँ पे भी वैसे किस्सा है, ये अभी सिर्फ अप्लाई किया रे बाबा। तो अप्लाई किया है तो बाद में हम लोग उसको अलॉट करेंगे, तब उनको शेयर होल्डर कहेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, अब मेरे एंट्री करते वक्त यही सोच मेरे काम में आएगा। ठीक है, राइट नाउ ये लोग शेयर होल्डर्स नहीं है, दे आर जस्ट एप्लीकेंट्स। क्या काम है ने? दे आर नॉट शेयर होल्डर्स, दे आर एप्लीकेंट्स। तो मैं यहां पे कहूंगा मेरे पास पैसे आए, कितने पैसे आए? पूरे 10 रुपए आए ऑन 10 लाख शेयर्स, यानी 1 करोड़ है ना। तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 1 CR। ठीक है,
लेकिन द पॉइंट इज कि भैया आज के डेट से अलॉटमेंट के डेट में अगर कुछ दिनों का गैप है, जैसे आज एप्लीकेशन आया 10 दिन बाद अलॉट कर रहा हूं, ऐसा कुछ अगर है, तो जिस दिन एप्लीकेशन आए उस दिन मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये लोग शेयर होल्डर अभी बने ही नहीं यार, इनको अलॉटमेंट तो मैं 10 दिन बाद करने वाला हूं। बात समझ रहे हो? जर्नल एंट्रीज आर ऑलवेज डन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये एंट्री मैं कब पास कर रहा हूं? 1 तारीख को। आज मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने जनों को शेयर्स देने वाला हूं, आज मैं सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री कर रहा हूं। गेटिंग मी? तो मैंने बैंक अकाउंट को तो डेबिट किया, लेकिन मैं सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा। बात समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। अगर मान के चलो ये कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह है और अभी के अभी एप्लीकेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी हम लोग पूरा कर रहे हैं, आज मुझे एप्लीकेशन मिले, मैंने इमीडिएटली इनको शेयर्स अलॉट कर दिया, अगर ऐसा कुछ कर रहा हूं मैं, इमीडिएटली सारे काम हो गए, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करके सीधा शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। शेयर कैपिटल मेरा ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन राइट नाउ अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 तारीख को पैसे आए, मैंने इनको अभी के अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए, बाद में करने वाला हूं, कभी तो भी बाद में करूंगा, तो मैं आज के डेट पे एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी तो नहीं कर सकता है ना, शेयर कैपिटल तो 10 तारीख को करूंगा जब शेयर्स अलॉट करूंगा तब। सो टू क्या करूंगा? फिलहाल मैं यहां पर क्रेडिट करके रख दूंगा शेयर होल्डर्स को। लेकिन शेयर होल्डर्स सर अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए यहां पे नाम यूज होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो टू शेयर एप्लीकेशन 1 crore. Try to understand what is the share application account. The share application account is a representative personal account which represents the account of the shareholders, the applicants, not the shareholders, sorry, the applicants. मैं एकदम से shareholders नहीं कह सकता इनको। ये कौन है? ये वो share applicants है, ठीक है? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट्स, जिनके पैसे मेरे पास अभी तक आए हैं, जिनके बदले में मैंने इनको अभी तक कुछ दिया नहीं है। सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देम कि भैया आपके पैसे मेरे पास आ गए, लेकिन मैंने अभी तक आपको कुछ दिया नहीं है। आई हैव दिस मनी, लेकिन मैंने अभी तक आपको कुछ दिया नहीं है। आई एम रिकॉग्नाइजिंग माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू। गेटिंग मी? सो अपने पर्सनल अकाउंट के रूल लगा लो। रूल क्या है कि भैया अगर किसी को भी पैसे पेएबल है ना, तो पेएबल के लिए हम उसको क्रेडिट करके रख देते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। द मनी इज पेएबल एंड हेंस वी विल क्रेडिट दैट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? यस। फिलहाल मैंने अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज तो किया, लेकिन आम आदमी की तरह रिकॉग्नाइज किया, रूलिंग पार्टी नहीं, आम आदमी। आई मीन आपको मैंने अभी तक शेयर होल्डर का दर्जा नहीं दिया। आई एम जस्ट टेकिंग यू एज एन एप्लीकेंट, बराबर? ओके। आगे चल के 10 तारीख को जब मैंने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, तब इस शेयर एप्लीकेशन यानी एप्लीकेंट के स्टेज से आपको शेयर होल्डर का स्टेज में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या किया मैंने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज किया बाय डेबिटिंग इट। पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट किया, यानी आपका एप्लीकेंट वाला स्टेज मैंने खत्म कर दिया और मैंने आपको शेयर होल्डर का दर्जा दे दिया। ठीक है? मतलब समझते हुए चलो, जर्नल एंट्रीज याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बहुत से एक से बढ़कर एक ट्रिक्स देख के रखे हैं। जैसे एक जगह पे मैंने ऐसा ट्रिक देखा था, हाय हेलो करते हैं ना लोग, तो ऐसा भी सुना था, लोगों को जर्नल एंट्री याद हो जाए इसलिए टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बोल दिया था कि यार तू जब मिलता है तो हाय हेलो नहीं करना, रादर पहला एंट्री पास करना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा जवाब देगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। तो ऐसे बहुत ट्रिक्स होते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स सुने होंगे, ठीक है? लेकिन भैया जिस चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर अगर इस तरह से ऐसे रट रट के आगे बढ़ गए तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए मतलब को समझो आप क्या कर रहे हो, ठीक है? बराबर? यस। सो ये हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब मेरे बैलेंस शीट में ये कैसा नजर आएगा अगर आप ध्यान से देखो, ये शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो गया, खत्म हो गया। अब मेरे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नजर आएगा, 1 करोड़ रुपए का फुल्ली कॉल्ड अप, बराबर? और ये
कहाँ नजर आएंगे? मेरे बैंक में नजर आएंगे। देखो यही हुआ ना, बैंक में डेबिट है और शेयर कैपिटल में क्रेडिट है, यही दिख रहा है ना। जमा। हेलो सर सौरभ, क्या बात है सौरभ, अभी ज्वाइन किया? सो गए थे क्या? सबको समझ में आया यहां तक? डन डना डन डन, ठीक है। कोई शक, कोई दिक्कत, एनीथिंग? नो डाउट्स? अरे रात में नींद नहीं हुई, क्या हो गया भाई? लोग बहुत सारे अलग अलग गलत गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं। ओके चलो, राकेश तुम्हारा कोई डाउट था? अच्छा प्लीज एक बार फिर से पोस्ट कर दोगे, मैंने ध्यान नहीं दिया था शायद। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी भी और एसेट भी, ये वाला बोल रहे हो? लाइबिलिटी भी और एसेट भी, हाँ। अच्छा मैं कैपिटल रिजर्व में भी आता हूँ। राकेश यही वाला कह रहे हो आप? शेयर कैपिटल लाइबिलिटी भी एसेट भी दोनों कैसे, यही कह रहे हो? मच्छर, ओके ठीक है। यस राकेश, हाँ बेटा देर आर टू अकाउंट्स, ठीक है। शेयर कैपिटल दो जगह नहीं आ रहा, देर आर टू डिफरेंट अकाउंट्स। एक तो शेयर कैपिटल है, दूसरा बैंक है ना। शेयर कैपिटल दोनों जगह नहीं आ रहा, एक जगह शेयर कैपिटल आ रहा है, दूसरी जगह वो पैसा आ रहा है जो हमारे पास आया। एक तरफ मैं मेरा ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि भैया शेयर होल्डर्स को मुझे ये पैसे लौटाने हैं इन फ्यूचर, लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या रिकॉग्नाइज कर रहा हूं? ये पैसा मेरे पास है, आई विल बी यूजिंग दिस मनी, दैट्स माई एसेट। जो पैसा मेरे पास है दैट्स माई एसेट। आई होप इट इज क्लियर राकेश। Those who don't have doubt, you guys can leave, okay? बाकी जनों का देखते हैं हम लोग। चलो आई होप राकेश आपको समझ में आ गया। एंड वैभव आपने पूछा है कि कैपिटल रिजर्व बता दो एक बार फिर से, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने असेट बेचा, ठीक है। असेट बेच के जो प्रॉफिट आता है आप जनरली ये देखोगे कि दैट इज कैपिटल इन नेचर, ठीक है। रेवेन्यू नेचर भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा कैपिटल होता है, लेकिन कैपिटल इन नेचर भी होता है, ठीक है। या ऐसे बहुत सारे और भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। अब इस कैपिटल प्रॉफिट को अगर मैं जमा करके रख रहा हूं, अगर मैं गुल्लक में डाल रहा हूं, अगर मैं पिगी बैंक में सेव करके रख रहा हूं, रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं, सो रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स आर कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम आवर रेगुलर प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एज अ फ्री रिजर्व, ठीक है। अब दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि फ्री रिजर्व इज फ्री टू यूज, आप जैसा चाहो वैसा यूज करो, लेकिन कैपिटल रिजर्व का यूज इज रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, ठीक है। सिलेक्टेड रीजंस के लिए ही उसे यूज किया जा सकता है, किसी भी रीजन के लिए उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। दैट इज कैपिटल रिजर्व, ओके वैभव? यस वेलकम बेटा। चलो एनी अदर डाउट? और कोई डाउट तो मुझे दिख नहीं रहा वैसे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, इसलिए लगे तो दोबारा देखना, ठीक है। यूट्यूब में है, आप लोग फिर से देखो, लेकिन अच्छे से दिमाग में बिठा लो सब चीज़ों को, ठीक है। चलो कल कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज। आज एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन, वेलकम बेटा, वेलकम।
प्रीवियस क्लास यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट, अरे प्लेलिस्ट मैंने शेयर नहीं किया, मैंने अपलोड तो कर लिया लेकिन प्लेलिस्ट शेयर नहीं किया, तो प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस क्लास को भी अपडेट कर देता हूँ और प्लेलिस्ट आज शेयर करता हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है। अगर भूल जाओ तो कोई याद दिला देना प्लीज़, हाँ, ग्रुप में लिख देना प्लेलिस्ट के बारे में, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है। चलो, so see you all tomorrow at 8 o'clock, okay, goodbye.